आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत आप लोगों के हितार्थ हेतु करता हूं और निःशुल्क जानकारी प्रत्येक क्षेत्र की आप लोगों को मेरे द्वारा दी जाती है और हर एक प्रकार से आपकी जो भी लॉ पॉइंट्स रहते हैं उसे क्लियर किया जाता है और एज इट इज़ उसके विषय में आप लोगों को बताया जाता है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसको 69,000 वैकेंसी 2020 में 16 मई 2020 को रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जीओ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निकाला था। वहाँ से इस भर्ती को तरह तरह से गलत विखंडित करके नई याचिकाएं डाली गई, एमआरसी संबंधी डाली गई और आरक्षण संबंधी, और चूँकि दिव्यांगजनों ने डाला और जनरल की तरफ से ओवरलैप की याचिका पड़ी। जिस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए एक सार्थक और सटीक विश्लेषण करते हुए निर्णय दिया था, और उस निर्णय में जितने भी गलत ढंग से चयनित हुए हैं और सरकार से कहा था कि 6800 को क्वेश करिए और जो गलत ढंग से चयनित हुए हैं उन्हें आप अलग छांटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पदों को भरिए। और उसके बाद सरकार ने रिविजिट करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय की जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी थी और वह अक्षरशः सही थी साथियों। अक्षरशः सही होने के साथ साथ कहीं भी रिविजिट में कोई भी ऐसा कश्मकश नहीं था जिसके कारण से वह जो जानकारी दी गई थी वह गलत सिद्ध होती। लेकिन उसी बीच ओबीसी के विभिन्न साथी एमआरसी मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच चले जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में उनके जाने के बाद फिर जो अनरिजर्व कैंडिडेट थे उनका भी जाना बहुत ही लाजमी हो जाता था, क्योंकि एक पक्ष को सुन के कोई भी निर्णय होता तो वह सर्वथा के लिए गलत होता। इसलिए दोनों पक्षों ने एसएलपी दाखिल की। वहाँ पर भी सरकार ने खूब मंडूकता दिखाते हुए और सिर्फ अपने अधिकारियों की चालाकी को का समन्वय स्थापित करते हुए वहाँ पर सिर्फ बैकफुट से बैटिंग की और हर एक जगह रिस्पोंडेंट बन के हर एक याचिका में कमी निकालने लगे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि मसूदी सर ने एक ऐसा निर्णय दिया जिस निर्णय से ना तो अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी भला हो सकता है, ना रिजर्व कैटेगरी का हो सकता है। और सरकार जिस प्रकार से गलत तरीके से पूरी भर्ती में अन्य लोगों को शामिल कर रखी है जिन्हें जो योग्य नहीं थे नौकरी पाने के, जिसका 0.1, 0.2, 0.3 से रुका हुआ है, उससे आप पूछिए कि उसकी सीट किसी अन्य को दे दी जाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। इसी कारण यह संघर्ष उत्पन्न हुआ और मसूदी सर के आदेश को पुनः अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात हमने पहली याचिका मेरी थी 38,473, दूसरी एसएलपी जो हमारी है वह 43,787, तीसरी की भी हम तैयारी कर रहे हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद हमने हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स कंप्लीट कर ली और चयनित भी हमारे साथ आए। हमारे अभिन्न मित्र प्रशांत शुक्ला जी, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रॉपर एडवोकेसी करते हैं और लगभग 12-13 सालों से उनका जो अनुभव है बेसिक में और सर्विस मैटर में वह वाकई बहुत अच्छा है। उनके साथ हम लोगों ने मिलकर चयनित की एक याचिका ड्राफ्ट करवा के रवि सक्सेना, जो कि ईडब्ल्यूएस में मेरे साथ जुड़े हुए थे सिंगल बेंच में, उसके बाद जब उनको नौकरी मिल गई तो डबल बेंच में जुड़ना कोई बहुत आवश्यक नहीं समझा उन्होंने, तो डबल बेंच में नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित करते हुए एक सही डायरेक्शन को खोज कर एक अच्छा निर्णय लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली और उनके कहने पर अचयनितों की याचिका, चूँकि हमारे पास अर्थ की कमी थी, हमारे पास धन की कमी थी, तो इसलिए हम लोग पीछे चलना प्रारंभ किए और उनकी याचिका को फ्रंट पर लाकर एक ज़बरदस्त सुनवाई पहली डेट पर करवाई गई और उस माध्यम से स्टे अर्थात अभियांश का ऑर्डर प्राप्त हुआ और टिल डेट का हुआ। और टिल डेट पर चूँकि नंबर नहीं आए तो वह स्टेटस को आगे भी
बढ़ता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थितियां कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी तरफ से कुछ बड़े वकील जो कि विदाउट कॉस्ट आ रहे हैं, उन वकीलों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि लड़ाई सरकार और अभ्यर्थियों में है। वे जनरल के विरुद्ध मैं नाम नहीं लूँगा, दो बड़े वकील कांग्रेस के हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, वे जनरल के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं। वे सरकार और अभ्यर्थियों के बीच की जो लड़ाई है उसे सरकार और अभ्यर्थी दोनों को आपस में समझने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की धारणा को गलत और इमोटिवेट करने के लिए वे अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पैरवी करने आ रहे हैं, जो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी को जो एक वर्ग की पैरवी के लिए दूसरे वर्ग को, क्या दूसरा वर्ग अनरिजर्व वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं देता है? क्या रिजर्व कैटेगरी के कारण ही कांग्रेस हमेशा सरकार में 70 सालों से आती रही थी? सोचने योग्य बात है साथियों कि अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट कांग्रेस ऐसा दुष्कार्य कर रही है, जबकि न्याय पाने का अधिकार सबका है, सभी कोर्ट में लड़ सकते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से हम जैसे अधिवक्ताओं को हायर कर सकते हैं और हायर करने के बाद हर एक प्रकार से उनके लिए पैरवी हो सकती है। उस पर भी एक बड़ी कैटेगरी को दरकिनार करते हुए एक दूसरी कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए कांग्रेस के नेता क्यों बाधित हैं, उनके आका ने क्यों उनसे कहा, यह सोचने योग्य बात है। आज अनरिजर्व कैटेगरी के विभिन्न अभ्यर्थी आपस में ही बटे हुए हैं, जबकि उनके साथ पूरा विपक्ष मिलकर बड़ी राजनीति कर रहा है और यह अनरिजर्व कैटेगरी के उन नेताओं की समझ में नहीं आएगी जो उस पार्टी के बड़े नेताओं के तलवे चाटते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि लड़ाई भीषण हो गई है। अनरिजर्व के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे लोग खड़े हो चुके हैं। अब हमें हर एक प्रकार से फूंक कर कदम रखना है। मैं स्पष्टता आप लोगों को पूरी जानकारी और पूरी प्लीडिंग सिनॉप्सिस देता रहता हूं, लेकिन आज यह मुद्दा मेरे द्वारा इसलिए उठाया गया है क्योंकि अगर अब हम बंटते हैं तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा और 69,000 में ज़ीरो लेवल पर आपकी नियुक्ति का जो प्रयास हो रहा है वह भी शून्य हो जाएगा। और डबल आरक्षण मामले पे जो मैंने सटीक कार्य किए हैं और सही विश्लेषण के साथ जो मसौदा तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूं और जो सरकारी व्यवहार हमारे द्वारा होगा उस